देते हैं, उसके अंदर वो एंटीबॉडी मौजूद है, एंटी सीरम पार्ट में, उसको लेके उसको प्यूरिफाई किया जाता है और अच्छे से स्टोर करके रख दिया जाता है। जैसे कि कोई पर्सन कभी इन्फेक्टेड हो उस बीमारी से तो उसमें वो डाल दें। तो अभी जो मार्केट में हम लोग जो दवा लेते हैं ज्यादातर, जो भी पैसिव इम्यूनिटी के लिए, तो उसमें यही एंटीसीरा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्योंकि ये ठीक से प्यूरिफाई किया गया है, इसमें किसी और दूसरे इन्फेक्शन का चांस नहीं है, रखा भी गया है ठीक से, इसको प्यूरिफाई करके अच्छे से स्टोर करके रखा गया है। दैट्स व्हाई इट इज कमर्शियली यूज, और बहुत बड़े पैमाने पे बनाते हैं। हाइपर इम्यून एंटीसीरा आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल यूज और कमर्शियल यूटिलिटी। So convalescent antisera are derived from the blood of the chronic patient, whereas the hyperimmune antisera are produced in the cattle or horses, etc., and are derived from the blood of the horses. They are well purified and well stored, and they are commercially used to treat any type of disease in human population. तो ये दो तरह का एंटीसीरा या एंटीबॉडी बता दिया, कॉन्वलेसेंट एंटीसीरा और कॉन्वलेसेंट एंटीबॉडी। अब हम लोग बात कर रहे थे वैक्सीन का। जो वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था एडवर्ड जेनर साहब, तो बड़ा अच्छा तरीका है वैक्सीन कि पहले ही से तैयार कर दे, कोई इन्फेक्शन हो ही नहीं, जिस बीमारी का ज्यादा खतरा है उसी बीमारी का पॉजिटिव एजेंट थोड़ा डाल दें। तो आप देखिएगा जब वैक्सीन लिया जाता है या बच्चे वगैरह में वैक्सीन देते हैं, हम लोग भी लिया कोरोना में, तो वैक्सीन लेने के बाद फीवर आता है, बुखार आता है, थोड़ा तरह तरह का परेशानी होगा। वो क्यों? बिकॉज वो जब वायरस बॉडी के अंदर गया तो बॉडी उसके लिए इम्यून सिस्टम अब उसके लिए रिएक्ट करे। अगर मान लो कोई वैक्सीन लिया, उस पर कोई असर नहीं है, उसको ना कोई बुखार हुआ ना कोई तरह का कोई तकलीफ हुआ, इसका मतलब है वैक्सीन का असर नहीं। तो वैक्सीन जो है इसमें 3 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में पूरा का पूरा बैक्टीरिया या वायरस को ही बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है टू सेंसिटाइज द इम्यून सिस्टम। द होल वायरस और बैक्टीरिया, होल बॉडी ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया is injected into the body of the infected person or suspected person to sensitize the immune system or to induce the antibody formation. तो इसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज पूरा का पूरा आपने बैक्टीरिया या वायरस को डाल दिया है, तो उससे कई तरह का साइड इफेक्ट आएगा, कई तरह का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा जब और एडवांस किया गया तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन तैयार हुआ। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग से बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी जो पैथोजन है उनका जो न्यूक्लिक एसिड है उसको अलग किया गया, उसको प्यूरिफाई किया गया और उसको डाला जाता है उस पर्सन में टू इंड्यूस द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो इसमें भी साइड इफेक्ट होता है, थोड़ा कम होगा फर्स्ट जनरेशन से। तो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा बेटर है, यहाँ पे आप जेनेटिक मटेरियल डाल रहे हैं, सिर्फ पैथोजन का, बैक्टीरिया वायरस का जेनेटिक मटेरियल डाल रहे हैं बॉडी के अंदर टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जबकि पहला फर्स्ट जनरेशन में पूरा का पूरा बॉडी डाल दे रहे हैं। और जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, जो अभी कोरोना वैक्सीन भी था जो इस्तेमाल हुआ, वो सिंथेटिक डीएनए और आरएनए, सिंथेटिक जेनेटिक मटेरियल, उस वायरस या बैक्टीरिया का सिंथेटिक जेनेटिक मटेरियल, और ये काफी जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। इसमें साइड इफेक्ट बहुत मिनिमम होता है, काफी मिनिमाइज नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट है, जो कोरोना वैक्सीन में भी था। साइड इफेक्ट तो होगा ही, थोड़ा कम है, बहुत कम है। तो इसको डाला जाता है। इसमें ना ओरिजिनल बॉडी है बैक्टीरिया वायरस का, ना ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल, ये सिंथेसाइज्ड है। इसको थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। अभी जो इस्तेमाल हो रहा है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन का। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का अभी एग्जांपल हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है।
अदरवाइज कोरोना वायरस या अब जो बन रहा है वो थर्ड जनरेशन। तो खैर ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है इसमें नॉन स्पेसिफिक इम्यून कंपोनेंट तो कंप्लीट किया हम लोगों ने, जिसमें इंटरफेरॉन पे ध्यान रखिएगा, फैगोसाइटोसिस का मेथड भी पूरा प्रोसेस बताया, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एंटीजन। एंटीजन में ईपीटोप जो एरिया बताया था 7 नैनो स्क्वायर मीटर, उस पे 8 to 9 अमीनो एसिड्स हैं, 8 to 10 अमीनो एसिड्स व्हिच एक्ट एज द बाइंडिंग और रिसेप्टर साइट फॉर द एंटीजेंस। और हमने ये भी कहा कि these binding sites are somewhat non-specific in nature because sometimes they may provide attachment to within those antibodies which have been produced against other types of antigens। और इस काम के लिए टोनी गावा को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज उन्होंने 1987 में टोनी गावा को नोबेल प्राइज मिला इस वर्क पे। तो तब से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन 100% स्पेसिफिक है। फिर हम लोगों ने हेप्टेन डिस्कस किया। हेप्टेन ये नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस है, नॉन प्रोटीनस है, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है, और ये एंटीबॉडी नहीं बनवा सकता है, बट समटाइम्स ये एंटीबॉडी से बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा कोई एंटीजन। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम लोग हेप्टेन्स कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक इम्यूनिटी का 2 टाइप पढ़ा, एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है आफ्टर गेटिंग एक्सपोज टू एन एंटीजन। 2 तरीके से एक्सपोजर हो सकता है, एक तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, अपने आप इन्फेक्शन हो गया, और दूसरा एक्वायर्ड, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, कोई एड्स पेशेंट है, HIV है, उसका आ गया तो फिर वो भी हो सकता है। और इस पर एक्सपेरिमेंट किया एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर को कहा गया फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। उन्होंने काउपॉक्स वायरस काउ से निकाला, डाल दिया एक ह्यूमन के ब्लड में, और जब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया तो फिर उन्होंने डाल दिया स्मॉल पॉक्स वायरस को, और पाया कि उस पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इसका कारण था कि ये ईपीटोप जो है ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का, इसलिए अगर वो स्पेसिफिक होता तो काउपॉक्स वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता, तो वो स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करता। अगर काम किया तो इसका मतलब है कि ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। एनीवे, फिर हम लोगों ने पैसिव इम्यूनिटी डिस्कस किया। पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी खुद बनता नहीं है शरीर में, उसको बना बनाया एंटीबॉडी प्राप्त करते हैं। नेचुरल तरीके से प्राप्त कर लिया तो जिसका एग्जाम्पल है प्लासेंटा के थ्रू IgG मदर के ब्लड से, या IgA थ्रू द कोलेस्ट्रम, अपने आप मिल गया बच्चे को, वो फीटस को मिला, ये न्यूबॉर्न बेबी को मिला। और उसके बाद जो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, इस पे वर्क बताया था एमिल वॉन मेरिंग का। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी को उन्होंने ये इंजेक्ट किया पहले शिप में, और फिर उस एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर दिया एक चाइल्ड में जो सफर कर रही थी डिप्थेरिया से, और वो ठीक हो गई। तो तब से हम लोग कोई भी बीमारी होता है तो बना बनाया एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन लेते हैं, उसको बस उसके बाद वो बॉडी में जाएगा और उस पैथोजन को खत्म करेगा और हम लोग ठीक हो गए। हम लोग के इम्यून सिस्टम को कोई उसमें टेंशन नहीं है, वो बना बनाया आ गया। तो इट इज पैसिव, एक्वायर्ड पैसिव। और इस काम के लिए एमिल वॉन मेरिंग को नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फोसाइट्स। क्योंकि एंटीबॉडी बनेगा तो एंटीबॉडी बनाने वाला बी सेल और टी सेल है, तो इसलिए पहले बी सेल और टी सेल को समझ लें, फिर एंटीबॉडी पर बात करें। तो बी सेल, बी लिम्फोसाइट, और टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द WBC। ये WBC का टाइप है। WBC हम लोग पढ़ते हैं, 5 टाइप है WBC का। वो 2 मेजर ग्रुप में बांटा गया है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं, उनका फिर टाइप बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। अगर वो एसिड और बेसिक डाई के मिक्सचर से स्टेन होता है तो न्यूट्रोफिल कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं।
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल बिकॉज इसमें नंबर ऑफ लोब्स इन द न्यूक्लियस वेरीज फ्रॉम 1 to 7, जो आगे बताएंगे अभी। दूसरा टाइप है बेसोफिल स्टेन विथ बेसिक डाई। तीसरा है एसिडोफिल स्टेन विथ एसिड डाई। और ए ग्रैनुलोसाइट, इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं है, देयरफॉर दे डू नॉट स्टेन विथ एनी डाई। उसका दो टाइप है, एक तो लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। मोनोसाइट जिसको जाइंट डब्ल्यूबीसी कहते हैं, काफी बड़ा है, 18 माइक्रोन इन डायमीटर होता है उसका साइज। तो अभी हम लोग लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह, बी सेल्स और टी सेल। ये जो बी शब्द है, पहले भी बताया है कि दिस बी टर्म has been derived from bursa fabricius. Bursa fabricius is the lymph node present in the cloaca of birds. टीचर बताते हैं कि बी सेल नाम दिया गया है बिकॉज ये पाया जाता है ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में, बोन मैरो में। अब ये चांस की बात है, ये जहां भी मिलता है वो बी से ही नाम है, चाहे बॉडी टिश्यू हो, ब्लड हो, बॉडी फ्लूइड हो, बोन मैरो हो, सबका नाम बी से है। तो हम लोग भी समझ लेते हैं कि हाँ शायद बी से नहीं। ये जो बी टर्म है, इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द बर्सा फैब्रिसियस। बर्सा फैब्रिसियस इज द लिम्फ नोड प्रेजेंट इन द क्लोएका ऑफ बर्ड्स। जैसे मान लीजिए ये बर्ड है, तो बर्ड का क्लोएका है, तो क्लोएका में यहाँ पे लिम्फ नोड होता है जिसका नाम है बर्सा फैब्रिसियस। और बर्सा फैब्रिस पहले मानते थे लोग, सभी लोग मानते थे कि जो लिम्फोसाइट्स हैं they are specialized or they are differentiated within the thymus। यानी सबका मानना ये था कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन थाइमस में होता है। पहली बार बर्ड के क्लोएका में बर्सा फैब्रिसियस जो लिम्फ नोड है, वहां पे पहली बार डिफरेंशिएशन देखा गया लिम्फोसाइट का, और तब से हर वो लिम्फोसाइट जो थाइमस के बाहर डिफरेंशिएटेड होता है उसके लिए टर्म यूज किया गया बी सेल। बी फॉर बर्सा फैब्रिसियस और टी फॉर थाइमस। टी टर्म आता है थाइमस के लिए। तो बी सेल एंड टी सेल। अब देखें, ये जो बी सेल्स हैं इनका जो प्री प्रोसेसिंग होता है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर विद इन द लीवर। बच्चा फीटस जो डेवलप हो रहा है मदर के यूट्रस में, वो इसका सेकेंड ट्राइमेस्टर कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी 9 मंथ 10 डेज का, उसको 3 हिस्से में बांटते हैं। हर पार्ट को कहते हैं ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने। तो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4th, 5th और 6th मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7th, 8th और 9th मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हमने कहा कि बी सेल्स का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में विद इन द लीवर। लीवर के अंदर बी सेल्स का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जब थर्ड ट्राइमेस्टर डेवलपमेंट आगे बढ़ा, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में द डिफरेंशिएशन अकर्स इन द बोन मैरो, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो पढ़ेंगे हम लोग, पेयर्स पैचेज होता है, लिम्फ नोड प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई। इंटेस्टिनल वायलस में लैक्टियल होता है विच आर द फाइन लिम्फ कैपिलरीज, उसके अंदर फाइन लिम्फ नोड्स हैं, पेयर्स पैचेज, जिसको गाल्ट भी कहते हैं। फुल फॉर्म होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। तो गाल्ट में यानी पेयर्स पैचेज में, बोन मैरो में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं और लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं या टॉन्सिल्स वगैरह जितना भी है, सब में इसका डिफरेंशिएशन होता है बी सेल्स का। एंड इट कंटिन्यूज आफ्टर पार्टूरिशन टिल डेथ। तो फर्स्ट द प्री प्रोसेसिंग और डिफरेंशिएशन ऑफ द बी सेल्स स्टार्ट्स in the second trimester within the liver of the fetus, and during third trimester differentiation occurs in the lymph nodes, lymphatic organs, the bone marrow, the galt, Peyer's patches, etc., and it continues after parturition till death. और दूसरा है टी सेल्स। टी टर्म फॉर थाइमस, टी टर्म आता है थाइमस के लिए।
तो डिफरेंशिएशन और प्री प्रोसेसिंग ऑफ टी सेल्स अकर्स इन थाइमस। ये डिफरेंशिएशन कहाँ पे होता है? थाइमस में। और थाइमस हम लोग पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाएंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड काफी बड़ा ग्लैंड होता है। ये पूरा थोरैसिक रीजन में, वेंट्रल साइड में, जब यहाँ से स्किन को काटिएगा तो पहला जो नजर आएगा थाइमस। थाइमस को हटाएंगे तब उसके अंदर नीचे हार्ट और लंग्स दिखेगा। ऊपर की ओर थाइमस नेक रीजन को टच करता है, थायराइड को टच करता है, नीचे डायफ्राम को टच करता है, और लैटरली ये कवर कर लेता है दोनों लंग्स को। काफी बड़ा ग्लैंड होता है, काफी डेवलप होता है छोटे बच्चे में। इम्यूनिटी ग्लैंड भी कहेंगे उसको। तो थाइमस में डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। Differentiation of T cells occurs in the thymus during third trimester and also in the early childhood. बच्चा जो जन्म लिया उसके शुरुआत में भी 1.5-2 साल 3 साल तक ये डिफरेंशिएशन जारी है। इसलिए क्वेश्चन आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी थाइमस ग्लैंड में डिस्कस करेंगे। If the thymus is removed in the early childhood, then what will happen? अगर छोटे बच्चे में थाइमस को हटा दें तो क्या होगा? तो लॉस ऑफ इम्यूनिटी, बिकॉज टी सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होगा तो बी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। बी सेल का काम है एंटीबॉडी का निर्माण कर। इस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, शॉर्ट में कहते हैं एचआई। तो बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एचआई, whereas the T cells help the B cells in the formation of antibody. This phenomena is called CMI, cell mediated immunity. तो जाहिर सी बात है, अगर टी सेल डिफरेंशिएटेड नहीं है तो बी सेल एंटीबॉडी बना नहीं सकता है, इसलिए लॉस ऑफ इम्यूनिटी। तो ये बी सेल और टी सेल। अब टी सेल का कुछ टाइप है। बी सेल तो एंटीबॉडी बनाएगा, उसका टाइप है, एक ही टाइप है मेमोरी सेल, आगे बात करेंगे। लेकिन टी सेल इसका कई टाइप है। जैसे टी सेल के टाइप में देखें तो टी हेल्पर शॉर्ट में कहते हैं। फर्स्ट है टी हेल्पर, TH, इसका फुल फॉर्म होता है टी हेल्पर। सेकंड टी सप्रेसर, TS कहते हैं, TS, S फॉर सप्रेसर। थर्ड TC और TK, T साइटोटॉक्सिक और T किलर। फोर्थ T हेल्पर, T सप्रेसर, TC और TK और साइटोटॉक्सिक। और फोर्थ है T मेमोरी। तो T helper, TH. If the whole immune system is a lock, यह मेरा अपना डिफिनीशन है, बराबर हम बोलते हैं। If the whole immune system is a lock, the key is T helper. अगर पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम एक ताला है तो उसकी चाबी है T helper। अगर चाबी को अल्टर कर दें ताला नहीं खुलेगा, तो वैसे ही टी हेल्पर को अगर अल्टर कर दें तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी टी हेल्पर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यून कंपोनेंट इन आवर बॉडी। हम लोगों के शरीर के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है इम्यूनिटी में तो टी हेल्पर। और आप आगे पढ़ेंगे, एड्स पढ़ाएंगे, इसी में आगे बात बढ़ेंगे तो एड्स भी पढ़ेंगे। तो एड्स का पॉजिटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, HIV has great avidity or affinity for a specific binding site which is called CD4 binding site. एक खास तरह का बाइंडिंग साइट है, नाम है CD4 बाइंडिंग साइट। और इस बाइंडिंग साइट के लिए एड्स के वायरस का, HIV का काफी ज्यादा लगाव। And unfortunately, the CD4 binding sites are present over the T helper. ये बाइंडिंग साइट्स मौजूद है T हेल्पर पे और कहीं नहीं। तो इसलिए HIV का जब इन्फेक्शन होगा तो सीधा जाता है T हेल्पर से अटैच होगा
और कैसे टी हेल्पर को इनएक्टिव कर देगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे डिटेल। तो एड्स के कंडीशन में टी हेल्पर का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर चाबी डैमेज हो रहा है तो ताला कैसे, टी हेल्पर डैमेज हो रहा है तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। तो नतीजा है कि फ्री फॉर ऑल कंडीशन, कोई भी मामूली बैक्टीरिया वायरस कोई भी बॉडी के ऊपर अटैक हो तो अभी भी अटैक कर रहा है, सैकड़ों हजारों वायरस बैक्टीरिया हर दिन बॉडी पे अटैक कर रहा है, लेकिन हम लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं। जैसे थोड़ा भी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, थोड़ा भी वीक हो गया, बीमार हो गया, सर्दी खांसी बुखार होता रहता है लोगों को, तो अटैक तो हो ही रहा। लेकिन एड्स के पेशेंट में अब जब टी हेल्पर ही नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगा क्या? इसीलिए एक मामूली इन्फ्लुएंजा वायरस भी अगर एड्स के पेशेंट में चला गया तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगा और उसका हो सकता है डेथ हो जाए सिर्फ इन्फ्लुएंजा से, उसी से उसका डेथ हो जाएगा, बचेगा नहीं। क्वेश्चन इस पर आता भी कि इंडिया में एड्स के पेशेंट का सबसे ज्यादा डेथ किससे होता है? तो आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। आगे पढ़ेंगे टीबी। तो टीबी का इन्फेक्शन इंडिया में सबको है, हम लोग को भी है, सबको है, आपको भी होगा। तो देखिएगा कि टीबी का जब जांच कराइएगा तो टी पॉजिटिव, तो उसके लिए पॉजिटिव लगभग सब लोग हैं, कभी ना कभी सबको इन्फेक्शन हो गया, लेकिन एंटीबॉडी बना हुआ है, इसलिए हम लोग उसके लिए कोई बीमार नहीं हो रहा है। कोई नया आदमी जिसको कभी इन्फेक्शन एक्सपोजर नहीं हुआ है टीबी के बैक्टीरिया का, वो अगर आ गया, तो खासकर उस एरिया में जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे गंदगी इतना है और इन्फेक्शन इतना ज्यादा है कि वो उसको इन्फेक्शन होगा और उसके शरीर में एंटीबॉडी है भी नहीं तो बचेगा भी नहीं। कहने का मतलब है कि फ्री फॉर ऑल, जितना कॉमन टाइप का बैक्टीरिया वायरस पैथोजन हो सकता है सब उस पर अटैक करेगा, उसका डेथ और उसका डेथ हो जाए। क्यों? बिकॉज टी हेल्पर उसमें नहीं। टी हेल्पर कैसे काम करता है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल। दूसरा है टी सप्रेसर। टी सप्रेसर हम लोग कहते हैं टी हेल्पर स्विचेज ऑन द इम्यून सिस्टम। जैसे फैन चलाना है तो स्विच ऑन कर दिया, फैन स्टार्ट हो गया। अगर इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनवाना है, टी हेल्पर एक्टिव करवा दिया। लेकिन अगर इसको रोका नहीं जाए इम्यून सिस्टम को, तो इम्यून सिस्टम अगर ओवर वर्क करने लगेगा, ज्यादा एंटीबॉडी बनाने लगेगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो फिर जब बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनेगा तो इट में कॉज एलर्जी लाइक कंडीशन, एलर्जी के जैसा कंडीशन हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी में पड़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सही समय पे अगर फैन को स्विच ऑन किया है तो सही समय पे उसको बंद भी कर दें। तो जैसे एंटीबॉडी बनवाने का काम है टी हेल्पर का, और बहुत ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बने, हाइपर इम्यूनिटी या एलर्जी नहीं हो, उसके लिए सही समय पे उसको रोकने का काम होता है टी सप्रेसर में। अगर टी सप्रेसर में प्रॉब्लम आ गया तो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कंडीशन होता है, एलर्जिक हो जाते हैं। तीसरा है टीसी और टी के, और एक और है टी डिलेड। 5 टाइप होता है। तो एक है टी डिलेड हाइपर सेंसिटिव। अब देखिए टीसी और टी के, टीसी टी साइटोटॉक्सिक और टी किलर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल किलर सेल का, एनके सेल, यही एनके सेल। उसने बताया था कि जब कोई पैथोजन आएगा एनके सेल उससे अटैच हो जाएगा, उसके सरफेस पे रिलीज करेगा, उसके सरफेस पे रिलीज करेगा परफोरिन, और परफोरिन उसके सरफेस को परफोरेट करेगा और उससे वो टॉक्सिक केमिकल रिलीज कर देगा पैथोजन में, पैथोजन का डेथ हो जाएगा। तो इसलिए उसको टी किलर कह रहे हैं। यही नेचुरल किलर सेल टी किलर, और टी साइटोटॉक्सिक बिकॉज वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, डेथ कर रहा है पैथोजन का। तो टी साइटोटॉक्सिक और टी किलर डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द पैथोजन, वो पैथोजन को डायरेक्टली नष्ट करता है by getting attached to the surface of pathogen and releasing the factor called perforin, which causes perforations in the surface through which it releases the toxic chemical
which ultimately causes the destruction of the whole pathogen. तो ये हो गया. अब TD देखें, T delayed hypersensitivity. अब हाइपर सेंसिटिविटी तो आगे पढ़ेंगे, पहले तो एंटीबॉडी पढ़ लें, तब उसके बाद पढ़ेंगे एलर्जी पढ़ेंगे. तो एलर्जी में दो मुख्य प्रकार है. एक तो है कि अगर आपको कोई आया एक्यूट एलर्जी वगैरह में, जब जैसे तुरंत होता है, इमीडिएट होता है, तो जैसे कुछ खा लिया या कोई चीज एलर्जन आ गया शरीर में, तो लगभग आधे घंटे के अंदर पूरा एकदम तुरंत कुछ मिनटों के अंदर उसका असर आने लगेगा, पूरे शरीर के ऊपर परेशान हो जाएगा. तो तुरंत असर होता है. और एक होता है कि डिलेड होता है, जैसे आज कुछ खा लिया या आज कोई कपड़ा पहन लिया, उससे एलर्जी हुआ, तो सिम्टम आपको आएगा 24 घंटा से 48 घंटे के बाद. वहां पे जलन होगा या खुजलाएगा या वहां पे रेडनेस होगा, या अगर कुछ खा लिया है तो पेट में प्रॉब्लम आएगा. वो सब 24 घंटे से 48 घंटे के बाद उसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं. और हम लोग पढ़ेंगे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में. आप आगे जब एंटीबॉडी का टाइप पढ़ेंगे तो एंटीबॉडी के टाइप में IgE इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी. कैसे बनेगा वो बात करेंगे. एंटीबॉडी का भी टाइप होता है, गामडे कहते हैं. गामडे ये डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन है एंटीबॉडी का. IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. सबसे ज्यादा है IgG और सबसे कम है IgE. तो IgE नॉर्मल कंडीशन में हम लोग में सबसे कम है, लेकिन जब एलर्जी लाइक कंडीशन होगा तो सबसे ज्यादा नंबर इसका बढ़ेगा. और यही कॉज करता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी. टी मेमोरीज में पढ़ेंगे, सॉरी TT. अब आता है मेमोरी, टी मेमोरी. आप तो समझ भी रहे होंगे, मेमोरी यानी याददाश्त. जब कभी आप कहीं जा रहे हैं, कोई अचानक आप पे अटैक करता है, तो आपको तो नहीं पता कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है. पहले अचानक आप तैयार नहीं है तो हो सकता है आपको पीट दे. आप जब तक सोचे कि क्या हो रहा है, तब तक आपकी पिटाई हो जाए. तो पहली बार तो धोखा हो गया, पीट गया. लेकिन अब उसको पहचान लिया दुश्मन को. अब अगर दूर से ही दिखेगा तो पहले से तैयार होंगे उससे फाइट करने के लिए. तो वही हाल हम लोगों के बॉडी का या इम्यून सिस्टम का है. जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस पहले अटैक किया तो हम लोग का इम्यून सिस्टम अभी तैयार नहीं है, अचानक धोखा हो गया, आया अटैक किया, डिजीज कॉज कर दिया. लेकिन अब हम लोगों के पास ये जो टी मेमोरी सेल्स हैं, एंड मेमोरी सेल्स आर बोथ टी सेल्स एंड बी सेल्स. इस पर भी क्वेश्चन सीबीएसई मेडिकल में आ चुका है कि मेमोरी सेल्स टी सेल्स है, सिर्फ बी सेल्स है, बोथ है तो बोथ. तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं विच आर बोथ टी एंड बी सेल्स, दे रिकॉग्नाइज द पैथोजन. जैसे कोई इंफेक्शन हुआ, डिजीज हुआ, तो हम लोगों के बॉडी के अंदर जो मेमोरी सेल्स हैं उस पैथोजन को पहचान लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा और इम्यून सिस्टम को तैयार कर देगा. अब जैसे ही दूसरा अटैक आया तो इम्यून सिस्टम तैयार है to fight with the pathogen. And sometimes ये जो memory cells हैं they remain throughout the life. तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मेमोरी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल. तो these are the 5 types of T cells: T helper, T suppressor, T cytotoxic or T killer, T memory, and T delayed hypersensitivity. Out of which the most important one is the T helper. सबसे इंपॉर्टेंट है टी हेल्पर. तो हम लोगों ने बी सेल और टी सेल में कहा, बी सेल प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, HI means they produce antibody. T cell they help the B cells in the formation of antibody. It is called cell mediated immunity, CMI. बी सेल का नाम बी सेल इसलिए दिया गया बिकॉज इसको पहली बार स्टडी किया बर्सा फैब्रिशियस, लिम्फ नोड फ्लोएका इन द ब्लड इन द बर्ड. और टी सेल का नाम इसलिए है कि डिफरेंशिएशन होता है थाइमस में. अब बी सेल का डिफरेंशिएशन पहले स्टार्ट होता है फीटस के लीवर में ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी फ्रॉम 4th to 6th मंथ.
और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिफरेंशिएशन अकर्स इन द लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ऑर्गन, गाल्ट जिसको पियर्स पैच कह रहे हैं, या बोन मैरो के अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ डिफरेंशिएट हो, और ये जारी रहेगा आफ्टर बर्थ टिल डेथ। और टी सेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में इन द थाइमस, और अर्ली स्टेज में भी रहेगा बच्चे में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे थाइमस डिजनरेट होता है, थाइमस में होता है कि तो टी सेल का डिफरेंशिएशन जितना भी होना होता है सब बच्चे में हो जाता है। अगर बचपन में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, थाइमस डैमेज हो गया, तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगा उस बच्चे या उस पर्सन। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसमें हम लोगों को आगे डिस्कस करना है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसे में हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे फॉर्म करता है, और इसी में आगे डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस करेंगे। और हाइपर सेंसिटिविटी के साथ ये तो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड चीज है, जैसे आगे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे RH फैक्टर। तो RH फैक्टर तो ब्लड से रिलेटेड है, उस पर बात करेंगे। RH फैक्टर के साथ साथ फिर और भी हम लोग देखेंगे, एमनियोसेंटेसिस है, वो सब डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद डिजीज है, डिजीज में एक तो कैंसर है जो न वायरल है न बैक्टीरियल है, तो कैंसर है उसको डिस्कस करेंगे। एड्स है वो वायरल डिजीज है, और फिर उसके बाद नॉर्मल जितना भी वायरल डिजीजेज है, कॉमन या कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है। प्रोटोजोन डिजीजेज में मलेरिया पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लाइफ साइकिल डिटेल पढ़ेंगे। और हेलमिंथिक डिजीजेज में एस्केरिस का लाइफ साइकिल राउंड वर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ रैक्टीनिया सोलियम और ऊचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी फाइलेरिया वन। उसके बाद हम लोग इसमें डिजीज में डिस्कस करेंगे मेंटल इलनेस, यानी ये तो शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी भी है, वो डिस्कस करेंगे। और मेंटल इलनेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रग और एडिक्शन, जिसमें अल्कोहलिज्म वगैरह आएगा, या कैनाबिनॉइड ड्रग्स और ये सब ऑपोइड ड्रग्स, ये सब डिस्कस करें। तो हमको लगता है ये सब इसी वैकेशन में खत्म हो जाएगा, और इसी वैकेशन में हम लोग फिर स्टार्ट भी कर देंगे एंडोक्राइन वैक्सीन। ठीक है, तो कल कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है कि 4 नहीं 3:30, तो कल 3:30 से लेकर 5:30 होगा, 5:45 भी जा सकता है। 2 घंटे से ज्यादा का ही क्लास लेंगे कल। फिर आज भी तो 2 घंटा करीब करीब हो ही रहा है, कल पढ़ा सकते हैं, कुछ को अभी ऑब्जेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।